Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 10th geography chapter that is agriculture. आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के कृषि अध्याय के सभी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को। लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन is identify the crop which comes under the खरीफ क्रॉप्स। उस क्रॉप को पहचानिए इनमें से जो खरीफ क्रॉप में आती है। वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड कॉटन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉटन, क्योंकि जो वीट, ग्राम और मस्टर्ड ये तीनों ही रबी की क्रॉप्स है। आपको साथ साथ जो है जो अदर ऑप्शंस है उनको भी ध्यान में रखते रहना, जिससे आपको एक साथ दो चीज़ों की तैयारी हो सकती है। तो वीट, ग्राम और मस्टर्ड रबी क्रॉप्स है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप। इनमें से कौन सी एक लेगुमिनस क्रॉप है। मेज, ज्वार और बाजरा। और इसके अलावा ऑप्शन है ऑप्शन बी पल्सेस यानी दालें। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी पल्सेस, दालें। दालों को ही लेगुमिनस क्रॉप कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज कोर्स एंड हैज़ हायर न्यूट्रिशन वैल्यू। इनमें से कौन सी एक खुरदरी फसल है लेकिन उसमें जो है पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। तो उसमें ऑप्शन है मक्का, चावल, गेहूं या ज्वार। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन डी ज्वार। ज्वार इज ए कोर्स और मिलेट जिसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी एक रबी क्रॉप नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ए ज्वार, बी वीट, सी ग्राम और डी मस्टर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज्वार। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। इनमें से कौन सा एक बागान कृषि का उदाहरण है। राइस, वीट, मेज, रबर। तो ऑप्शन सी रबर जो है वो एक बागान कृषि का पार्ट है। बागान कृषि जिसमें एक ही एरिया में एक ही फसल को बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो रबर इसी टाइप का एक प्लांट है। फिर ICAR रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ICAR इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन से आपके सामने इंडियन कम्युनिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एविएशन रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रियरिंग। तो ICAR जो है भारत में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का संस्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार, बाजरा एंड रागी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा और रागी इनमें से किस प्रकार की फसलों में आते हैं जो भारत में उगाई जाती है। ए सीरियल्स यानी खाद्यान्न, बी कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें, सी मिलेट्स यानी मोटे अनाज और डी कमर्शियल क्रॉप्स यानी वाणिज्यिक कृषि या वाणिज्यिक फसलें, व्यापारिक फसलें। तो ज्वार, बाजरा और रागी जो है तीनों ही मोटे अनाज में आते हैं क्योंकि ये हार्ड इनके सीड्स होते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ। गहन कृषि भारत के कौन से क्षेत्रों में की जाती है निम्नलिखित में से। ए लो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जहां भूमि पर जनसंख्या का कम दबाव होता है। दूसरा हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जहां भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है। सी डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में। या डी माउंटेनियस रीजन, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या गहन कृषि जो है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रागी। इनमें से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार जो है रागी के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहता है, रागी की प्रोडक्शन में उपयोगी होता है। ए ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, काली और दोमट मिट्टी। बी रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। सी एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी। या डी रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लॉमी सॉइल। तो जो रागी है उसके लिए पहाड़ी पर्वतीय रेड, ब्लैक, सैंडी और लॉमी सॉइल जो है वो बहुत उपयोगी रहती है, उपयुक्त रहती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। इनमें से कौन सा भारत का राज्य जो है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए कर्नाटका, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है कर्नाटका में। ठीक है, लेटेस्ट और अपडेटेड जो है ये कर्नाटका है, तो आपको कर्नाटका याद रखना है इसमें।
ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। भारत नीचे दिए गए में से किस वस्तु के उत्पाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ऑप्शंस हैं आपके, ए रबर, बी राइस, सी शुगर केन और डी पल्सेस। तो भारत की अधिक जनसंख्या होने की वजह से भारत के अधिकांश खाद्यान्न जो है भारत में कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन दालों का सबसे अधिक उत्पादन भी भारत में ही होता है और भारत में ही सबसे अधिक उसका उपभोग भी किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कल्टिवेटेड बोथ इन रबी एंड खरीफ सीजन। इनमें से कौन सी फसल को रबी और खरीफ दोनों में ही उगाया जा सकता है या जाता है? राइस, वीट, मेज और कॉटन। तो जनरली कॉटन की क्रॉप को जो है भारत में दोनों ही सीजनों में लोग उगाते हैं, ठीक है। तो कॉटन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई ए क्रॉप विच इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा बट अ सबसिस्टेंट क्रॉप इन उड़ीसा। उस फसल को पहचानिए जो हरियाणा में एक वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाई जाती है, जबकि उड़ीसा में उसको एक खाने वाली खाद्यान्न फसल के रूप में मेनली उगाया जाता है, जीविकोपार्जन की फसल के रूप में उगाया जाता है। ए राइस, बी जूट, सी शुगर केन और डी रबर। तो इन तीनों ही में से, इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ राइस ही है जो खाने योग्य फसल है, तो इसका आंसर भी यही होगा, ऑप्शन ए राइस। राइस हरियाणा में एक व्यावसायिक फसल है, व्यापारिक फसल है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और जूमिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। उस क्षेत्र को पहचानिए नीचे दिए गए में से जहाँ पर काटने और जलाने वाली कृषि या जिसको जूमिंग कृषि कहा जाता है वो प्रैक्टिस की जाती है या की जाती है। ए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सी साउथ ईस्टर्न रीजन और डी साउथ वेस्टर्न रीजन। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर जूमिंग कल्टीवेशन की जाती है, आसाम, मणिपुर, मेघालय में। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which one of the following fiber crop is also known as golden fiber? Golden fiber कौन सी क्रॉप को कहा जाता है? ठीक है, तो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है वो फाइबर क्रॉप्स में से जूट को कहा जाता है। कॉटन, हैम्प और नेचुरल सिल्क जो है उन्हें नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर। भारत के 3 प्रमुख फसली ऋतुएं या मौसम कौन कौन से हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए ओस, अमन एंड बोरो, बी रबी, खरीफ एंड जायद, सी बैशाख, पौष एंड चैत्र और डी नन ऑफ द अबो। तो भारत में फसलों के जो सीज़न है 3 सीज़न है, रबी, खरीफ और जायद। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओस, अमन एंड बोरो जो है भारत की नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, स्पेशली वेस्ट बंगाल, आसाम में, उड़ीसा में जो चावल की 3 फसलें ली जाती है, वहाँ चावल वर्ष में 3 बार उगाया जाता है, उन्हें ओस, अमन एंड बोरो कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुछ ऑप्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, तो इसमें ओस, अमन, बोरो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग या बागान कृषि से संबंधित निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? नॉट करेक्ट ढूंढना है आपको। ए इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये कृषि और उद्योगों के बीच का एक मार्ग है, माध्यम है, ये भी सही है। सी प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड एस्टेट्स, प्लांटेशन में बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया जाता है जिन्हें एस्टेट कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डी फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फिलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो फार्मर्स जो है ट्री को इसमें न तो काटते हैं और न ही जलाते हैं, ठीक है, और न ही इसमें मेनली खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं लग रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी की तीनों विशेषताएं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की है, डी की नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नॉन एज। रबी और खरीफ सीजन के बीच का एक बहुत कम समय का सीजन है, उसे क्या कहा जाता है? तो दैट इज जैद। जैद उसे कहा जाता है। गर्मी के सीजन में ये जो फसलें उगाई जाती है दैट इज जायद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। शाकाहारी लोगों के भोजन में प्रोटीन का एक मुख्य
तत्व कौन सा है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ए पल्सेस, बी रागी, सी रबर और डी राइस। तो लोगों में जो प्रोटीन का एक मेन सोर्स है वेजिटेरियन लोगों में, दैट इज पल्सेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पल्सेस इज द करेक्ट आंसर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनमें से कौन सा उत्पाद जो है वो एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? ए पल्सेस, बी रागी, सी रबर, डी राइस। तो पल्सेस, रागी और राइस ये तीनों ही इंडस्ट्रीज में कम यूज़ में आती है। सी रबर जो है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो ये जो है सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन। रबी की फसलें कब उगाई जाती है रबी सीजन की? ए सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, बी सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, सी सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। तो रबी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है जहाँ विंटर में क्रॉप्स उगाई जाती है और समर के आने से पहले या समर की शुरुआत में उसको काट लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन। खरीफ फसलें कब उगाई जाती है? ए विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, बी विद द ऑनसेट ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, सी विद ऑनसेट ऑफ ऑटम एंड हार्वेस्टेड इन समर, और डी नन ऑफ द अबोव। खरीफ फसलें वो होती हैं जो मानसून की शुरुआत से ही उगाना प्रारंभ हो जाता है और जिन्हें सितंबर अक्टूबर में सर्दियाँ या शरद ऋतु आने से पहले काट लिया जाता है, कटाई हो जाती है। तो ऐसी जो सीज़न होता है उसे खरीफ सीज़न कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर इज द सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस? दालों के लिए इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है? ए पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन। हाँ, दालें जो है कुछ दालें रबी में उगाई जाती है, कुछ खरीफ में उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पल्सेस आर लेगुमिनस क्रॉप। पल्सेस को लेगुमिनस क्रॉप कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी दे आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। ये बिल्कुल सही है। याद रखने जैसा भी चीज़ है कि दालों को दूसरी क्रॉप के साथ रोटेशन में उगाया जाता है। और डी पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटी। दालों के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये जो है सेंटेंस सही नहीं लग रहा है क्योंकि दालों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये बाकी तीनों सेंटेंस करेक्ट है, डी सही नहीं है इसमें। तो डी इज द करेक्ट आंसर। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालन को इनमें से क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, बी एक्वाकल्चर, सी एपिकल्चर और डी पिसिकल्चर। तो इसमें से जो सेरिकल्चर वर्ड है वो रेशम कीट पालन के लिए किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। एपिकल्चर, पिसिकल्चर जो है ये अंगूरों की कृषि और मत्स्य पालन और डिफरेंट टाइप के दूसरी क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट के लिए, याद रखना आपको। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का है, जिसमें आपको ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है। असर्शन आपका दिया है, इंडियाज़ प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। भारत की मुख्य प्राथमिक क्रिया जो है वो कृषि है। बी रीज़न इसका है, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और रीज़न कारण इसका दिया है क्योंकि भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तो ये असर्शन भी यहाँ हमें सही लग रहा है क्योंकि भारत की मुख्य प्राथमिक क्रिया जो है वो कृषि ही है और भारत की 2/3 पॉपुलेशन भी कृषि कार्यों में लगी है। तो ए एंड आर, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये बहुत समझदारी से करना है आपको। इसमें असर्शन और रीज़न दोनों को पहले ये प्रूव करना होगा कि दोनों सही है, फिर उसके बाद आपको जो है आंसर में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 26 क्वेश्चन है असर्शन का, टी कल्टीवेशन इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय का उत्पादन जो है एक बहुत ही मजदूरों पर डिपेंड इंडस्ट्री है। तो बिल्कुल सही है। रीज़न इसका है, कल्टीवेशन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। इसमें चाय की कृषि जो है साल भर करनी पड़ती है। टी बुशेस रिक्वायर ए वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। फिर चाय के लिए एक बहुत ही गर्म और जो है कोहरा रहित वातावरण की
की रिक्वायरमेंट होती है। नमी वाला और कोहरा रहित वातावरण चाहिए होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ असर्शन रीज़न दोनों यहाँ पर भी सही लग रहे हैं और इसी वजह से यहाँ बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, साल भर इसे किया जाता है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका सही आंसर होगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इनमें से कौन सा कृषि का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र में फसलें उगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर और डी इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो बहुत बड़े क्षेत्र में जो फसलें उगाई जाती है उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर या बागान कृषि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बागान कृषि, जहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को उगाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड द मोस्ट इन द स्टेट्स ऑफ। वाणिज्यिक कृषि भारत के इनमें से कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा की जाती है? ए पंजाब हरियाणा, बी उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो भारत में कृषि में सबसे आगे जो राज्य है उसमें पंजाब हरियाणा का नाम आता है और यहाँ दोनों ही राज्य जो है कृषि क्षेत्र में बहुत आगे है, इसलिए यहीं पर जो है पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं जहाँ पर क्या किया जाता है? वाणिज्यिक कृषि का अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कि विच ऑयल सीड इन इंडिया ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन। कौन सा जो है तेली उत्पाद या फसल है भारत में रबी और खरीफ दोनों ही सीजनों में उगाई जाती है? ग्राउंडनट मूंगफली, बी कोकोनट नारियल, सी कैस्टर सीड यानी अरंडी और डी मस्टर्ड। तो इसमें से सरसों जो है वो रबी की फसल है, ग्राउंडनट जो है वो खरीफ की फसल है, कोकोनट जो है वो साल भर होता है लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है वो मेनली मॉनसून सीज़न से पहले या मॉनसून सीज़न के टाइम रहता है खरीफ का। लेकिन कैस्टर सीड ऐसे क्रॉप है, अरंडी जो है वो दोनों ही सीज़न में उगाई जाने वाली है। तो सी कैस्टर सीड ऑयल सीड है ये अरंडी, करेक्ट आंसर है इसका। फिर विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। इनमें से गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं कौन कौन सी है? ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। बी टेम्परेचर बिलो 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। सी टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और डी नन ऑफ द अबोव। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। जो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ होगा ऑप्शन में से टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल अराउंड 200 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल जो है वो ज़रूरी रहता है। वो 100 to 150 प्लस जो है शुगर केन के लिए बेस्ट सूटेबल कंडीशन रहती है। तो सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। फिर है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। भारत में कौन सा राज्य जो है बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी हरियाणा। तो बाजरा जो है एक एरिड और सेमी एरिड रीजन की क्रॉप है, तो ये जो है राजस्थान इसके लिए बेस्ट प्रोडक्शन स्टेट है, इसका सुटेबल कंडीशन वाला स्टेट है। तो राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। फिर है कॉफ़ी कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। भारत में कॉफ़ी का सबसे पहले जो है शुरुआत कहाँ हुई? ए हिमालयास, बी अरावली हिल्स, सी गारो हिल्स और डी बाबा बुदन हिल्स। तो कॉफ़ी की सर्वप्रथम शुरुआत जो है दक्षिण भारत में बाबा बुदन हिल्स में ये प्रारंभ की जाती है, शुरुआत होती है। बाबा बुदन जो थे उनके द्वारा ये इस कॉफ़ी के बीजों को लाकर उगाया गया था और उन्हीं के नाम पर जो हिल एरिया है उसे बाबा बुदन हिल्स कहा जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आता है 33rd क्वेश्चन, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ए मिक्स्ड फार्मिंग, बी कोऑपरेटिव फार्मिंग, सी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और डी कमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग जो है वो
खेती का सबसे पुराना परंपरागत तरीका है, जहाँ पुराने औजारों की सहायता से या पुराने तरीकों से जिसे किया जाता है, करा जाता है। तो इसमें स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है सबसे पुराने तरीकों से की जाने वाली कृषि है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर बागान कृषि इनमें से कौन सी टाइप की कृषि का एक प्रकार है? ए सबसिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह कृषि, बी कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि, सी मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित कृषि, या डी नन ऑफ द अबो। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है उसमें एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है बाजार में सेल करने के लिए, मार्केट में। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कमर्शियल फार्मिंग। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। फसल की सहायता के लिए इनमें से कौन सी योजना सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, घोषित की गई है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, और डी इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहा जाता है, वो गवर्नमेंट द्वारा किसानों की फसलों की सहायता के लिए घोषित की जाती है। इस प्राइस पर गवर्नमेंट जो है किसानों से फसलों को खरीदती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 36 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए गए पॉइंट्स के आधार पर आपको फसल को पहचानना है। वन इज इट ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ये जो है काली मिट्टी के क्षेत्रों में जो है बहुत अच्छे से होती है। बी इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल और इरिगेशन। इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता रहती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइटर सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। 210 से अधिक कोहरा रहित दिन और जो है तेज सनशाइन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। कौन सी फसल है वो? तो राइस जो है खरीफ क्रॉप है, इसके लिए भी वर्षा और दोनों चाहिए, लेकिन ये ब्लैक सॉइल में नहीं होती है। रबर जो है उसके लिए भी हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये ब्लैक सॉइल इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड होती है। टी जो है वो भी हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर है, फिर उसके लिए भी फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल जो है उसमें जो क्रॉप होती है दैट इज कॉटन। सी कॉटन, कपास इसका सही आंसर है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय पीडीएस? पीडीएस से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज पीडीएस? अ पीपल डेमोक्रेटिक सिस्टम, बी पब्लिक डेमोस्ट्रेशन सिस्टम, सी पोस्ट डेपुटेशन सिंड्रोम, और डी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है कृषि से, इसमें इसका मीनिंग है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके द्वारा गरीब लोगों तक सरकार भोजन की फूड सिक्योरिटी जो है वो करती है, उसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर इसके बाद 38 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन फार्मर्स? इनमें से कौन सा एक प्रभाव जो है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है? ए इंडियन फार्मर्स विल हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, ये है। दूसरा, इंडियन फार्मर कैन ऑल्सो यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारतीय किसान भी जो है आधुनिक तकनीकी का यूज़ कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। सी ग्लोबलाइजेशन विल ब्रिंग कम्पिटिटिवनेस अमंग फार्मर्स, फार्मर्स के बीच जो है कम्पिटिटिवनेस जो है वो लाएंगे, ये भी पॉजिटिव है। डी देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज विल एक्सप्लॉइट आवर फार्मर्स। विदेशों की या डेवलप कंट्री की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारतीय किसानों को शोषित करेगी, शोषण करेगी। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है न कि पॉजिटिव। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, डी, ये नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है 39 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर उस फसल को पहचानिए। ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल ऑफ द फ्लड प्लेन्स वेयर द सोइल इज रिन्यूड एवरी ईयर। ये फसल जो है उन क्षेत्रों में उगाई जाती, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्रों में, जहाँ पर नदियों की बाढ़ द्वारा हर वर्ष नई मिट्टी लाई जाती है। दूसरा, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इसके लिए बहुत अधिक तापमान इसकी वृद्धि के समय रिक्वायर्ड होता है। और डी, इसका यूज़ जो है कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर गनी बैग्स, मैट्स, रॉक्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। इसका जो यूज़ है वो बोरे बनाने में, बैग्स बनाने में, चटाइयाँ बनाने में, रस्सियाँ बनाने में
किया जाता है। तो ऐसी कौन सी फसल है? तो कॉटन जो है वो फ्लड प्लेन की फर्टाइल सॉइल में नहीं होती, कॉटन सॉइल ब्लैक सॉइल होती है। शुगर केन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन उससे बैग्स वैग्स नहीं बनते हैं। ज्वार से भी बैग्स नहीं है, वो एक सीरियल क्रॉप है, फूड ग्रेन है। डी जूट जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जूट जो है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो डेल्टाइज सॉइल होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और इससे ही गनी बैग्स और मैट्स और ये सब बनाए जाते हैं। तो डी जूट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर लास्ट 40th क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म? इनमें से कौन सा एक संस्थागत सुधार नहीं है? ए, जमींदारी सिस्टम वॉज अबोलिश्ड, जमींदारी सिस्टम को समाप्त किया गया। बी, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशकों का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन। सी, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, और जो है गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स। तो जमींदारी जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, उसका एबॉलिशमेंट। किसान क्रेडिट कार्ड और PAS जो है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स जो है, ये भी गवर्नमेंट द्वारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो भी इंस्टीट्यूशनल है। इसमें सिर्फ HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का प्रोडक्शन जो कि टेक्निकल रिफॉर्म है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ ए टेक्निकल रिफॉर्म, नॉट अ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसी के साथ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस एग्रीकल्चर चैप्टर के हैं वो समाप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके याद करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आगे और सीरीज़ क्वेश्चंस बैंक की लेकर आऊँगा जो आपको बहुत बहुत यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।